कहते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले लोग देख लो, हमारी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, इससे पहले कोई क्लास चल रही थी, हम लोग 6 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि हम 6:10 तक तो जाएंगे लगभग, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर उससे पहले हो गया टॉपिक तो और अच्छी बात है, तो मैं छोड़ दूंगा, कोशिश करता हूँ। आपको क्या क्या टॉपिक्स इस पूरे लेक्चर में कवर अप करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बेसिक स्पर्म का स्ट्रक्चर। राकेश न्यू वाले ग्रुप में भेज देना ना, और आवाज़ एक बार देख ले प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। थोड़ा सा एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी कवर अप हो जाएगा। उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के स्ट्रक्चर्स को, ओवरी के प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। बेसिकली हम लोग ओवरी का प्रोसेस देखेंगे, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ हम लोग कवर अप कर लेंगे। तीसरी बात ये है, हम लोग फिर देखेंगे फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन। ठीक, तो ये हमारे क्लास का पूरा टारगेट होगा, है ना। इतना हम लोग कवर कर देंगे। बेसिकली जो है क्वेश्चंस इससे बहुत आ रहे हैं, केवल आज का, है ना। तो इससे क्वेश्चंस मैं जब देख रहा हूँ बहुत आ रहे हैं, है ना, आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बेसिकली फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन देखेंगे। अगर हम इसको देख लेंगे तो हम लोग को ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन कॉमन पता चल जाएगा। कंपैरेटिव करेंगे तो फट से हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम लोग लेक्चर को ब्रेक भी कर दें, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो आपके सामने सिस्टम पड़ा हुआ है, देखो ज़्यादा डिटेल में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्पर्म के स्ट्रक्चर को नहीं बताऊँ, उतना डिटेल नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा ओवरव्यू बताने की कोशिश करूँगा। और मैं तो बोल रहा हूँ आप लोगों को कि स्पर्म के स्ट्रक्चर आप लोगों ने बेसिकली बहुत चीज़ें पढ़ लिया है, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास इस तरह से ऐसा निकला हुआ ट्यूब दिख रहा है आपको। इस ट्यूब को हम लोगों ने पहले भी देख लिया है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन की बात करें, चलो आगे देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को दिख रहा है, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ओवरी है, ठीक। इस ओवरी से एग रिलीज होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एग और स्पर्म को फ्यूजन का अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस ओवरी से हम लोगों को यहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक। और ये एग इस ट्यूब के थ्रू इस तरह से जाएगा, इस ट्यूब से आगे बढ़ करके जाएगा। डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद का प्रोसेस क्या क्या होने वाला है ये आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिक रोल जो है वो यही टॉपिक के ऊपर है। और फिर ये ट्यूब देखो, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा एक बड़ा सा चैम्बर दिख रहा है ना। इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, ठीक। इसको हम लोग कहेंगे यूट्रस। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट कंप्लीटली एम्ब्रियो बनने के बाद, ये हमको थोड़ा थोड़ा पता है पहले क्योंकि हम लोग आगे पढ़े, यहाँ पे ये इस तरह से अटैच हो जाता है ना। फिर उसके बाद फाइनल जो ओपनिंग है उसको हम लोग, है ना, वेजाइना कहते हैं। उसके बाद फिर एक नैरो ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका अपन लोग सर्विक्स कहते हैं। तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है।
और इसी के आसपास हम लोग घूमने की कोशिश करेंगे। तो स्पर्म से पहले मैं आप लोगों के पहले इस ओवरी के बारे में बता जाऊंगा, ठीक। हो गया? हाँ, बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। न्यू में डाल दिया ना? तो आप लोगों को एक पेयर ऑफ ओवरीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और इस ओवरी में ऐसा भी होता है कि अगर ओवरी एक भी रहा तभी भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। कई लोगों में ये भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि फैलोपियन ट्यूब जो है ना इस तरह से चिपक जा रहा है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इस कारण से ना वुमेन कंसीव नहीं कर पा रहे, है ना। तो हो कभी कभार ऐसा हो रहा है कि कई लोगों का ऐसा हुआ कि फैलोपियन ट्यूब इस तरह से चिपक जा रहा है, तो जिस पाथ से स्पर्म और इस यहाँ से रिलीज होकर के एग जा रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो पा रहा है ना। इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही है वो वुमेन। इस कारण से ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट पे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की बात करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, तो सभी इन्हीं पॉइंट से डील करते हैं। तो ओवरी जो है इस ओवरी से रिलीज होता है ओवा। ओवा को ही हम लोग एग कहेंगे ना, ठीक। और ओवा जो है वो ऊगोनिया से डेवलप होता है, ठीक। ओवा जो है वह ऊगोनिया से डेवलप होता है। ये ओवा जो है और ये जो ऊगोनिया है, ये एग के इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से को हम लोग एग के कॉर्टेक्स वाला हिस्सा कहेंगे। ये वाले हिस्से को हम लोग कॉर्टेक्स वाला हिस्सा करेंगे। तो ओवर डेवलप जहाँ होता है वो एक्चुअल में कॉर्टेक्स पार्ट में होता है ओवरी के। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखे रहेंगे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। फिर हम लोग धीरे से इस ओगोनिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो एग किस तरह से बन रहा है ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी हम लोग जान लेंगे। दूसरी बात, एग का जो आउटर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एग का जो आउटर कवरिंग है ये एक्चुअल में इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिना, ठीक। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। सब कनेक्टिव टिश्यूज है ना, ये जितने भी चीज़ें रहेंगे ना सब कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट है, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक। अच्छा, एक थोड़ा सा त्रुटि जो बोलने में, ये देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की ये जो हिस्सा है मैंने ऐसे घुमा दिया था, ये देखो इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा,
ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ओवरी, जो उस तरह से उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से पकड़ा हुआ रखा है ना, अभी इससे पहले देखे हम लोगों ने, उसी को ही पढ़ रहे हैं। इस वाले हिस्से को एक्चुअल में कॉर्टेक्स कहते हैं, इस पूरे हिस्से को मत भूलना, ठीक। इस वाले हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं। और जब मिडिल कॉर्टेक्स के अलावा जो मिडिल पोर्शन में इस तरह से छूट गया ना, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या ला? मेडुला। ठीक है। तो बेसिक अगर एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोगों को ये सब देखने को मिलेगा। अब ये मेडुला पोर्शन में और कॉर्टेक्स में होने वाले इवेंट्स को हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर पे जैसे ये कॉर्टेक्स में ये उगोनिया प्रेजेंट है, अब उगोनिया को थोड़ा सा अलग कर देते हैं और इस मेडुला और कॉर्टेक्स में क्या क्या सेल्स बन रहे हैं इसको धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसको गोल बना रहा हूँ, ठीक। मान के चलिए ये उगोनिया है और उगोनिया सराउंडेड रहता है उसके आजू बाजू वाले कुछ सेल्स से, और वो सेल्स मिल करके ऐसा थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, याद है? क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने एक मैट्रिक्स वाला हिस्से को क्लोरोप्लास्ट में क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसी तरह से कुछ सेल्स से या ये इस तरह से उगोनिया सराउंडेड है, तो इसको भी हम लोग स्ट्रोमा के नाम से जानेंगे। उगोनिया जो है वह दूसरे सेल्स से सराउंडेड है, वह एक्चुअल में उसको क्या बना रहे हैं? स्ट्रोमा बना रहे हैं उसके आजू बाजू, ठीक। ठीक, कहाँ हो रहा है? यही दोनों हिस्से पे हो रहा है ना। दूसरी बात, ये जो स्ट्रोमा है इसके कुछ सेल्स फ्लैट हो जाएंगे, इसके कुछ सेल्स जो है वो इस तरह से फ्लैट करके इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड कर जाएंगे, ठीक। ये देखो ये फ्लैट हो गए, कौन? स्ट्रोमा बिकम्स फ्लैटेंड। ठीक, और स्ट्रोमल सेल्स थे, है ना, तो सेल्स जो है वो कुछ नहीं हुए, वो उसके सराउंड करके फ्लैट हो गए, ठीक। इस सेल्स को हम लोग कहेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। इन सेल्स को हम लोग कहेंगे फॉलिक्यूलर सेल्स। एक्चुअल में उगोनिया थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और वो क्या बोलते हैं? एग सेल बनाता है, उसको हम लोग oocyte कहते हैं, ठीक है। जो पहली बार थोड़ा सा मतलब डेवलप नहीं, मतलब अगर आप एक प्रोसेस पढ़ोगे, एग का पूरा फॉर्मेशन पढ़ोगे तो उसमें हम लोग देखोगे कि एक प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको अगर है तो, देखेंगे हम लोग, है ना। तो वो एक्चुअल में प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द इस तरह से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ही बन जाता है, क्योंकि उगोनिया से ही ओवर डेवलप होना है अपने को, है ना। तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना करके जो सेल्स फ्लैट वाले सेल्स हैं उनको हम लोगों ने फॉलिक्यूलर सेल्स कह दिए, है ना। मान के चलिए ओवर ने डेवलप हो गया और ये जिस सेल को बनाया ये एक्चुअल में oocyte है ना,
भले प्राइमरी हो, सेकेंडरी है दूसरी बात है। पहले एग सेल बन गया, ओगोनिया से डेवलप होगा इसलिए, और उसके पास एक बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। हमको पता है कि एग के पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। तो ये वाला इसका हिस्सा न्यूक्लियस वाला हिस्सा कहलाता है। ओगोनिया से डेवलप कौन हुआ? ओवा, ठीक। जब वो डेवलप होकर के oocyte इज एग सेल, oocyte इज एग सेल, है ना, ठीक। जिसको आप एग कह रहे हो, एक्चुअल में कई बार ओवा लिखाता है, कभी oocyte लिखाता है ना। तो oocyte के इर्द गिर्द, तो अब ओगोनिया से डेवलप हुआ तो उसके इर्द गिर्द, ओगोनिया के इर्द गिर्द क्या था? छोटे अदर सेल्स थे। अदर सेल्स उसके स्ट्रोमा बना रहे थे, है ना। और वो स्ट्रोमा के जो सेल्स हैं वो फ्लैट होकर के फॉलिकुलर सेल्स बना दिए, ठीक। ये फ्लैट इस स्टेज पे हुए, धीरे से ये आगे बढ़ जाता है। ये धीरे से आगे क्या हो गए, जो सेल्स फ्लैट हो गए हैं वो अब कॉलम लाइक हो जाएंगे, ठीक। जो सेल्स फ्लैट हुए अब वो कॉलम लाइक हो जाएंगे। देखो, अरे तो घर ही में रंगोली बनाते, थोड़ा यहाँ भी बनाओ, नहीं। ये देखो, इस तरह से वह थोड़ा सा और कॉलम लाइक बना लेना आप लोग, थोड़ा सा और लंबे लंबे कर लेना, ठीक। और इन सब सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कुछ कुछ जगह मैंने बनाया, लेकिन छोटे छोटे बना दिया है ना। तो फ्लैट सेल्स जो है वो क्या बन गए? कॉलम लाइक। ये ठीक है सर, ये फ्लैट सेल्स जो है यह कॉलम लाइक बन जाएंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि फॉलिकुलर सेल्स बन गए, फॉलिकुलर सेल्स बिकम्स कोलमनार, ऐसा बोल सकते हो कि कॉलम लाइक हो गए। इसी कारण से हम एपिथेलियल टिश्यूज में भी यही होता है, उसके सेल्स कॉलम लाइक दिखते हैं, इसलिए वो कोलमनार एपिथेलियम हो जाता है। क्यूब टाइप पे दिखते हैं, इस कारण से वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाता है, और कुछ नहीं है। यही सब का खेल है। ठीक, जैसे ही ये काम होते जाता है, जैसे ये सेल्स कॉलम लाइक होते गए, ये सेल्स जो है, देखो ये पूरा हिस्सा oocyte और ये फॉलिकुलर सेल्स इस तरह से है। तो oocyte और इस कॉलम लाइक सेल्स में आप देखो, oocyte अलग और वो कॉलम लाइक सेल्स अलग, ठीक। उन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है। ठीक, हुआ क्या? जैसे ही सेल्स कॉलम लाइक बने, oocyte और वो कॉलम लाइक सेल्स, जिसको अपन लोग कॉलमनार फॉलिकल सेल्स कह रहे हैं, और वो oocyte, ये पूरा एक सेल था, वो उसको घेर दिए उन लोग, है ना। उसके बीच में एक क्या बना? एक मेम्ब्रेन बना। इस मेम्ब्रेन लाइक, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहेंगे जोना पेल्यूसिडा, ठीक। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? जोना पेल्यूसिडा। बाकी न्यूक्लियस वैसे का वैसे ही है ना, न्यूक्लियस ये देखो। तो जोना पेल्यूसिडा ये बन गया। डिजाइन्स बन रहे हैं, इसका ही बस ठीक चलता है, जान दो ऐसा साल। ये केवल सफेद वाला रंगोली यूज करते हैं, बाकी लोग ना सब रंगोली यूज करते हैं। क्यों? ऐसा क्या? ठीक है भगवान, अच्छी बात है, ऐसा ही हो जाए तो अच्छी बात है। कैसे भी याद रहे, लेकिन याद रहे ऐसा। देखो, अब ये कॉलमनर सेल्स जो है ये बहुत ज़्यादा ही डिवीजन करने लग जाएंगे, जिसको हम लोग प्रोलिफरेशन कहते हैं। अरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ते गया सेल्स इकट्ठे। इस कारण से क्या होगा, अब आप खुद ही सोच लो क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करते जाएंगे, तो ये
ये इसके अराउंड बहुत सारे ही सेल्स हो जाएंगे, नहीं होंगे, है ना। तो इसके अराउंड बहुत सारे ही सेल्स हो जाएंगे। तो अब मान के चलो ये बीच बेचारा बीचों बीच आ गया, और उसके आउटर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये जोना पेलुसिडा। ठीक, अब इसके इर्द गिर्द क्या बन गए, अरे अच्छा बनेंगे आज डायग्राम, टेंशन मत लो, मजा आएगा देखने में है ना। तो इसके इर्द गिर्द क्या बन गए, ऐसे सेल्स बनते गए, ये देखो क्या गजब बनते गए, देखो ये क्यों, किस सेल्स ने प्रोलिफरेशन शो किया, ये फॉलिकुलर सेल्स ने। फॉलिकल्स का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ ना तो कुछ भरा होगा, कुछ ना तो कुछ पक्का ही होंगे। इस तरह से ये कितना अच्छा होता है कि कॉपी करने का भी ऑप्शन होता है इसमें। ऐसे एक बना लिया, कॉपी कर लिया, हो जाता होगा। आप लोग भी ऐसा डिजाइन बनाते रहो। सर पूरा नहीं बनना। पूरा सर उस साइड वो जोना पेडुसिला के अंदर के स्ट्रक्चर को बोल रहे हो ना? बाहर आउटर लेयर हो गया ना, अंदर नहीं है। वो फॉलिकुलर सेल्स और ऊ साइड के मेम्ब्रेन के बीच में डेवलप हुआ है। हाँ, तो जोना पेलुसिडा आउटर मेम्ब्रेन बन गया एक का। नीलम अच्छा दिख रहा है वहां से, सही में गोला अच्छा बनाता हूँ ना। नहीं ये पिंक वाला बोल रहा हूँ अंदर वाला भी है, ठीक दिख रहा है, सब मेरे से अच्छा नहीं दिख रहा है ठीक, तो फॉलिकुलर सेल्स क्या हुए, प्रोलिफरेट हो गए, और ये प्रोलिफरेट होकर के बहुत सारे लेयर्स बना लिए। इन लेयर्स का हम लोग कहेंगे ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इन सेल्स को हम लोग, देखो ये पहले सिंगल लेयर था, अब जब यहाँ पहुँचा तो ये बहुत सारे सेल्स बन गए। इन पूरे सेल्स को हम लोग कहेंगे, जो बहुत सारे मेम्ब्रेन आते हैं इसको अपन लोग बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। वाह, नहीं मैडम, नहीं वो जोना ठीक, बचा है कहानी अभी बहुत। फिर क्या होता है, ये बहुत सारे लेयर्स बन गए, ये बहुत सारे लेयर्स एक कैविटी डेवलप करेंगे अब आपस में रीअरेंज होकर के। तो अरे हाँ, वो सब वैसी का वैसा ही रहेगा। क्या बोले हो, हाँ, ये क्या किए, एक ऐसा कैविटी डेवलप कर दिए। इस कैविटी को हम लोग कह दिए एंट्रम। बहुत कैविटी पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। बाकी तो ये देखो, बाकी उस साइड वैसी का वैसा एक कैविटी डेवलप हुआ। अब अपन लोग क्या करना है, गोला 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 गोला, और क्या, कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर। इतना सारा इवेंट होता जा रहा है कि भाई उगोनिया से ओवर डेवलप होता है, उस साइड बनने के बाद उसके इर्द गिर्द वाले सेल्स, अदर सेल्स सराउंड करके स्ट्रोमा का फॉर्मेशन करते हैं। वो स्ट्रोमा धीरे से फ्लैट हो जाते हैं। उन फ्लैट सेल्स को हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स
कॉलम लाइक हो जाते हैं, है ना, और इस कारण से उसको हम लोग कॉलमनार फॉलिकल सेल्स कहेंगे। अब ये फॉलिकल सेल्स कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन की मदद से सिंगल लेयर्ड से मल्टी लेयर्ड में या सेवरल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको हम फॉलिकल सेल्स ना बोल करके ये फॉलिकल सेल्स ने बनाया है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो है वो एक कैविटी का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग एंटरम कैविटी कहते हैं। एंटरम कहते हैं, कैविटी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऐसा का ऐसा ही। अब स्थिति थोड़ी सी भयानक होने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, फॉलिकल्स का मीनिंग एक स्मॉल सैक होता है। ठीक, सैक जगह बना हुआ कुछ चीज़ का, है ना। तो सब है ज़ोना पेलोसिडा सब है, ये सब है, देखो ये ज़ोना पेलोसिडा है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद ये जो कैविटी है ना, ये धीरे से एक्सपैंड होना स्टार्ट होता है। ये कैविटी क्या होगा, और फैलना स्टार्ट करेगा। जैसे ये फैलना स्टार्ट करेगा तो इसका पोजीशन जो सेंटर में था, जब ये अभी इधर ही खसका दिया हुआ तो इसको ये कोने में इस तरह से आ जाएगा। ठीक, एक बार हम लोगों ने पढ़ा था कभी ज़माने में, ऐसा एग जिसमें न्यूक्लियस जो है वह एक कोने में प्रेजेंट है। इस पोजीशन को हम लोग ई-सेंट्रिक पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग ई-सेंट्रिक पोजीशन कहते हैं। तो ये फॉलिकल एक्सपैंड होकर के, प्रिया सोच रही है सर लास्ट कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे बेचारा अटक गया, है ना, और कैविटी एक्सपैंड कर गया। कैविटी एक्सपैंड कर गया तो ये जो सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर नहीं, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा वाला याद है, ये कुछ इस तरह से, कुछ उस साइड से घिरे हुए रहते हैं अभी भी इस तरह से। आपको कैविटी एक्सपैंडेड फॉर्म पे देखने को मिल जाएगा अभी कुछ देर बाद। मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, सब चिपके हुए हैं ना इससे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही ऐसा बनाते जा रहा हूँ। कुछ नहीं हुआ, ये केवल कैविटी एक्सपैंड हो गया। ये कैविटी एक्सपैंड होकर के कुछ इस तरह से बन गए। अब उस साइट को उसने ई-सेंट्रिक पोजीशन पे ले आए। इस पोजीशन को हम लोग ई-सेंट्रिक पोजीशन कहते हैं। ज़ोना पेलोसिडा इज अगेन एज इट इज। ठीक, कैविटी की साइज इंक्रीज हो गई, उस साइड जा करके ई-सेंट्रिकली प्लेस्ड हो गया। ठीक, ठीक है, हो गया। अच्छा ये बताओ तो एक बात मेरे को, कि जब ये इसने स्टार्ट किया वह इसके अदर सेल्स भी तो और होंगे ना इधर, वो भी तो स्ट्रोमा वाला ही पार्ट है ना। तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के बाहर में भी तो और स्ट्रोमा होंगे, वो थोड़ा सा कंडेंस्ड हो जाएंगे। अब वो कंडेंस्ड होकर के हो जाएंगे और वो कंडेंस्ड हो जाएंगे
वो कंडेंस्ड होकर के इस तरह से सराउंड होकर के एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहाँ आएंगे अभी, उसका कहानी बचा है अभी। इस तरह से एक लेयर बना लिया। जैसा ही ये इस लेयर का निर्माण होता है, एक और लेयर इसके बाहर की तरफ फिर बनेगा। उस लेयर को हम लोग रेड में बनाते हैं। ठीक, ये देखो आउटर साइड सब स्ट्रोमल सेल्स बना रहे हैं। क्या हो गया भाई अचानक से? अब ठीक दिख रहा है सर, अब आए ना हमारे लेवल में। क्या हुआ, स्ट्रोमल सेल्स कंडेंस्ड हो गए मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के बाहर। इनको हम लोग बोलेंगे थीका इंटरना, और जो बाहर की तरफ रह गए उनको हम लोग वाइट स्मॉट। कुछ तो प्रॉब्लम है आज मेरे को लग ही रहा है इसमें। थीका एक्सटर्ना, ठीक। ठीक, अब इस ऊ साइड की तरफ नजर डाल के देखें तो सर आपने ऐसा क्यों बनाया इसको, आप सोच रहे होंगे। आपको कुछ सेल्स ऐसे दिख रहे होंगे जो फॉलिकल की तरफ है ना, जो कि ऊ साइड से जुड़े हुए हैं और फॉलिकल्स की तरफ है ना। ऊ साइड तक ये सेल्स तो ऊ साइड से नहीं जुड़ा हुआ है, ये सेल्स फॉलिकल्स की तरफ भी है और ये ऊ साइड को तरफ सराउंड भी किया गया है। ये एक प्रकार का सेल देखने को आपको मिला। ठीक, अब एक ऐसा दिख रहा है आपको कि इस ऊ साइड को ये सेल जो है इसके मेम्ब्रेन से अटैच होकर के रखे, मतलब ये इस तरह से पूरी फॉलिकल्स की तरफ नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। इस वाले पोर्शन में हम लोगों के पास एक नाम देखने को मिलेगा। तो जो सेल्स फॉलिकल्स ऊ साइड और फॉलिकल्स के पोर्शंस को बनाते हैं उनको हम कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरिकस। ठीक, उनको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलस ऊफोरिकस। और जो फॉलिकल की तरफ नहीं है उनको हम लोग कहते हैं डिस्कस, लिखना डिस्कस ठीक है, डिस्कस प्रोलिगरस। ठीक, ये वाला क्या हो गया, क्यूमुलस ऊफोरिकस, ये वाला डिस्कस प्रोलिगरस। अब आपके पास जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या आप पटके हैं सर, है ना। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल सेल्स के अंदर हम लोगों के पास oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, चले फिर से कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा कोई भी दिक्कत तो आप मेरे को बता सकते हो। मेरे ख्याल से डायग्राम्स पूरे तरह से समझा रहे हैं कि क्या क्या है। ये ऊपर नीचे अलग-अलग बना रहे हैं ना, क्यूमुलस और डिस्कस। ये फॉलिकल से उस साइड को अटैच करके रखा हुआ है, मतलब दोनों इस साइड, हाँ, और ये इधर। डिफरेंस देखो, सेल्स सराउंडिंग सेल्स के बीच में दो डिफरेंस हो गए।
ठीक, अब इस पोर्शन को बस देख लो, ये ज़ोना पेलुसिडा और ग्रैनुलोसा सेल्स जो इस ज़ोना पेलुसिडा के पास पास है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ बोला, ये जो एग है, ये जो ओवम है, ये जो ओवा है, जो सेल्स एकदम पास पास दिख रहे हैं किसके, ज़ोना पेलुसिडा और ओवम के, वो सेल्स इलोंगेट हो जाएंगे, वो सेल्स इलोंगेट हो जाएंगे। किसकी बात कर, देखो ये oocyte, अब इसको अलग करूं, ठीक, oocyte और oocyte के बाद कौन सा कलर है ये वाला, ये इसका ज़ोना पेलुसिडा सराउंड करके, उसके बाद उसके इर्द गिर्द वाले सेल्स जो क्लोज विसिनिटी पे प्रेजेंट है वो इस तरह से इलोंगेट हो जा रहे हैं। इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, फिलहाल इस शब्द से तो सभी वाकिफ है आज के डेट में, हाँ, कोरोना रेडिएटर। ठीक, और ये हो गया आपका ज़ोना पेलुसिडा और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फास्ट हो रहा होंगे, देख लो आराम से 2 मिनट देख लो कि सब प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। लेकिन आगे के पूरी चीज़ों को समझने के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यही बना लेते हैं ना। ठीक, आगे ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल जो इसेंट्रिक पोजीशन पे ये ग्राफियन फॉलिकल फूक जाएगा, रप्चर हो जाएंगे इसके वॉल्स, इसके आसपास वाले oocyte वाले, और ये oocyte जो है वह बाहर रिलीज हो जाएगा। ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, ओवरी के अंदर, है ना। और ये oocyte जो है वह बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। विथ ज़ोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इस प्रोसेस को, जिससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो करने की वजह से एग रिलीज हो गया है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कैसा है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम, आईसीएमआर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अभी फिलहाल ध्यान में ये रखो कि ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा जो प्रक्रिया है वह 28 डेज का होता है, उसमें भी 14th डे जो है वह ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो जाएगा। और
ये कहाँ पे रिलीज हुआ, अब इसको अपन लोग देखने के ये तो ये वाला ना, ये कोरोना रेडिएटिव, ये कलर चेंज कर दिया था मैं। ठीक, जैसे ही यह ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स है ना, वो येलो कलर के दिखने लग जाएंगे। आप समझ में येलो क्यों बनाया, इसलिए ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर जैसे ही हुआ, ओवुलेशन का प्रोसेस हुआ, ग्राफियन फॉलिकल्स येलो कलर के दिखने लग जाते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स जो येलो कलर के बने हुए हैं, है ना, तो ये येलो कलर का ही दिखता है एक्चुअल में। और ये येलो कलर का जो पिगमेंट है, ये येलो कलर इसलिए है क्योंकि एक पिगमेंट है जिसका नाम है ल्यूटिन। इस कारण से ये फॉलिकल सेल्स जो है, तो यहाँ पे लिख सकता है एरो में, आफ्टर रप्चर या आफ्टर ओव्यूलेशन granulosa cells looks like yellow color due to lutein pigment, ड्यू टू ल्यूटीन पिगमेंट। इस कारण से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, तो इस को हम लोगों ने कह दिया स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आया? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये इनको हम लोग ल्यूटियन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। सर इसको जब ये रिलीज करेंगे नहीं, आप देखो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स थे वो पहले एवेस्कुलर थे, मतलब ब्लड सप्लाई उसमें नहीं है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बना तो अब फॉलिकुलर सेल्स कैसे बन गए, वैस्कुलर। और ब्लड जो है वो इस कॉर्पस ल्यूटियम में सेंटर पोजीशन पे थोड़ा इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, ये देखो ऐसा, ये सेंटर पोजीशन पे ऐसा है। बाकी तो लुक तो येलो ही टाइप का है ना। ये ब्लड इकट्ठे हो गए और इसके जो यहाँ पे थोड़ा रेड से बना लेना, ताकि तो याद रहेगी फॉलिकुलर सेल्स इसमें जो है वह वैस्कुलर हो गए, है ना, तो ध्यान रहेगा। एक रफ आइडिया में समझने के लिए, इस सेंट्रल पार्ट को हम लोग कहेंगे कॉर्पस हीमोरेजिया, वही तो होता है। ये हाँ वो मेम्ब्रेन, ये सब है ना। तो इसको हम जो सेंट्रल पार्ट में, इसका मतलब क्या, फॉलिकुलर सेल्स पहले एवेस्कुलर थे, अब ग्राफियन फॉलिकल कैसा हो गया, रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद ओवुलेशन से एग निकल गया, ओवुलेशन में एग रिलीज हो गया। अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल ने जिस स्ट्रक्चर का निर्माण किया उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। रप्चर हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है, वो उसके फॉलिकुलर सेल्स
के पास वो येलो कलर टाइप का दिखता है, उसमें ल्यूटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस कारण से उसका नाम कॉर्पस ल्यूटियम रख दिया गया। हीमोरेजिकम, तो इस सेंट्रल पार्ट को हम लोगों ने कॉर्पस हीमोरेजिकम कह दिया, कॉर्पस ल्यूटियम के सेंट्रल पार्ट में। ठीक, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक हार्मोन सिंथेसिस करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अब मैं आगे जाके फॉलिकुलर सेल्स बोलूंगा तो समझ जाओगे ना। सर इसके बाद से ही तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना स्टार्ट होता है, इसके पहले तो नहीं होता? इसके पहले एलएच का जो बिल्कुल बताएंगे आपको चीज को, बताएंगे। आपको तीनों फेस बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। एक्चुअली मैं क्या है वाला फेस बना रहा हूँ, हमें एकदम से बोलता है कि इसके बाद फॉलिकल सेल्स के बाद वो क्या बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, पूरा प्रोसेस कहानी यही है। क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सर थीका सेल से तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, लेकिन थीका इंटरना से तो एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ऐसा कुछ है? अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फेज में गुजरते जाएंगे और कहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल आएगा, वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, कहाँ का जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा क्या रिलीज होगा, किस तरह से एलएच पिट्यूटरी के पास आएगा, सब बताते हैं। तो सर ये कॉर्पस ल्यूटियम ये बना इन स्ट्रक्चर और वो येलो पिगमेंट रेड में कन्वर्ट हो गया, इसमें आरबीसी इनकॉर्पोरेट हो गया। वो इसलिए मैंने दिखा दिया, वो येलो कलर का ही है, वो इसलिए मैंने दिखाया, पहले वो ए वेस्कुलर था वो वेस्कुलर हो गया, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटर अगर और याद रहने के चक्कर में अगर आप ध्यान रहे तो येलो दिखा दो इसको इस तरह से ऐसे, और बाहर की तरफ रेड कर दो उसको, वो भी अच्छा रहेगा नहीं, और अच्छा डिजाइन बन जाएगा। तुम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़वा दिए मेरे को मालूम। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है तब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 9 महीने तक स्टेबल रहेगा ऐसे ही कैसे ही। इस कारण से जब एग फर्टिलाइज हो गया या वुमेन जब भी प्रेग्नेंट है तो उस वुमेन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज ऑलवेज 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 हाई। रिलीज करने वाला, ये क्वेश्चन आया है कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है करके, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होता है, और डीजनरेट होकर के एक स्ट्रक्चर का और फॉर्मेशन करता है, उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। कब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और ये डीजनरेशन कंप्लीट होता है 14 डेज में। ये डीजनरेशन जो है वो कंप्लीट होता है 14 डेज में। ठीक, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। अब एक फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सुन लो। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया। दूसरी बात हम लोगों ने ध्यान पे रखना है कि यह यूट्राइन वॉल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, रिपेयर करने का या यूट्रस के वॉल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये पॉइंट को ध्यान पर रखना है, और एक ही ध्यान पर रखना है, ये यूट्राइन वॉल को थोड़ा सा स्टिकी एडेसिव बना देता है, एडेसिव नेचर का बना देता है। किस पोजीशन की बात कर रहा हूँ उसको मैं अगर आपको दिखाऊं,
ये देखो यहां ओवरी से क्या रिलीज हुआ है ना, एग रिलीज हुआ। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने के बाद ये वाला जो ये पूरा यूट्रस वाला पार्ट है, ये देखो ये हिस्सा है ना, एक्चुअल में ये पूरा पार्ट जो है ना केवल लिगामेंट से ही अटैच है, आपको पता होना चाहिए। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, यह पूरा जो है ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा यूट्रस से लेकर ये पूरा हिस्सा जो बैकबोन देख रहे हैं हम लोग, ये एक्चुअल में लिगामेंट से ही अटैच होता है। ठीक, जिन वुमेन्स को आजकल प्रॉब्लम हो रही है, बोले कि डॉक्टर कभी ना कभी सुना होगा कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा हमको, ऐसा सुने होंगे, तो वो क्या करता है, उस लिगामेंट को तोड़ देता है, इसको निकाल देता है खींच के। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर या कॉर्पस एल्बिगेंस बना रहा है, तो डॉक्टर सही करते हैं कि ये पूरा जो सेगमेंट होता है ना, ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो एक्चुअल में लिगामेंट से ही अटैच है। तो कभी कभार क्या डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ समस्याएं होती है तो पूरा यूट्रस को ही निकाल देते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा भी दिखता है कि ये पूरा निकल गया, ओवरी निकल जाता, ओवरी तक ये पूरा खींचा जाता है, उस लिगामेंट को तोड़ देते हैं और खींच देते हैं, है ना। लैप्रोस्कोपी सर्जरी भी इसकी होती है, बहुत अच्छा डेवलप है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा काटा पिट्टी नहीं होता, फट से कंप्यूटर में देख करके खींच देते हैं। पेट का भी बहुत सारा लैप्रोस्कोपी सर्जरी होता है, एक्चुअली में मास्टरी होती है उसकी कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी कैसे होती है करके। ठीक है, प्रेगनेंसी को, यूट्राइन वॉल को और यूट्रस वॉल को वो स्टिकी नेचर या एडेसिव नेचर का बना देता है। इससे ये होता है कि जो जाइगोट एम्ब्रियो बन करके यहाँ पर आया है और जो है ना, तो वो जाकर इधर से बढ़िया से चिपक जाता है इस यूट्रस के वॉल में। इसका जस्ट उल्टा अगर अपन सोच के देखेंगे कि एग तो हमेशा ही, अगर देखो ये 14 दिन लग गया इसको रप्चर होने में, इसको रप्चर होने के लिए 14 दिन लग गए। कहाँ गया ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्मेशन होकर के रप्चर होने में, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, 14 दिन लग गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम में रुक जाएगा। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 14 दिन के बाद क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, और वो डिसअपीयर हो जाएगा। फिर से कहानी स्टार्ट हो जाएगी, एच वाली पूरी कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। बस डिफरेंस ये होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, जा करके यूट्रस वॉल पे कौन चिपक जाएगा, आपका जाइगोट डेवलप होकर के आगे, है ना, बेबी डेवलप करेगा तो वो यूट्रस से ही करता है, जाके चिपका हुआ रहता है उसके पास, है ना, बढ़िया प्लासेंटा से खाना लेते रहता है, एक्सचेंज करता जाता है, जो भी चीज़ मिलते जा रहा है उसको, है ना, और वो वहीं पे चिपका हुआ रहता है। आप खुद ही सोचो, जगह अपने पास छोटा है, जगह अपने पास छोटा है शुरू में, क्योंकि उतना डेवलप नहीं हुआ है जो भी प्रोजनी आने वाला है। जैसे जैसे वो डेवलप होना स्टार्ट होता है तो जगह घेरने लगेगा ना, तो उसके वॉल धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारी नहीं, आप खुद ही देख लो, कोई हल्का चीज़ रहेगा, किसी चीज़ में टांगे हुए, उसकी कैपेसिटी उतनी ही है, धीरे धीरे उसकी वेट बढ़ाते जाओगे तो छोड़ देगा उसको, तो उसका वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है वहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस है एक्चुअल में कि फॉर्मेशन कैसा होता है ग्राफियन फॉलिकल से और आगे वाले सेक्शन से। और मैं कुछ बताने वाला था, अगर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत दिन तक मेंटेन रहा, तब
9 महीने तक है, तो हुआ क्या कि ये यूट्राइन वॉल बिल्कुल अच्छे से मेंटेन्ड रहेगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन्स बनाया, तो गया प्रोजेस्टेरॉन लेवल, गिरेगा नीचे, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा था क्या, प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होना स्टार्ट होता है, ये वॉल यूट्राइन वॉल जो है, ये सबसे अंदर वाली वॉल होती है, इसको हम लोग एंडोमीट्रियम के नाम से जानते हैं, ये शेड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, ये शेड होकर के नेक्स्ट जो फ्लो स्टार्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इतने सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए फिलहाल अभी, है ना। और 5 मिनट बाद मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को 15 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, 15 मिनट में। तो 15 मिनट 5 मिनट आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, उसके बाद फिर आशा करता हूँ इतना तो समझ में आया होगा, है ना। ठीक।